रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जिसकी कल्पना करना भी शायद खेल प्रेमियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और अगर हम जरा सोचिए, एक ऐसा राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जहां न तो क्रिकेट है, न हॉकी का कोई अता पता है और बैडमिंटन कोर्ट तो बिल्कुल सुने पड़े हैं। कुश्ती के अखाड़े भी नदारत हैं। मतलब सुनने में तो ये किसी बुरे सपने या भद्दे मजाक जैसा ही लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर उन खेलों को निशाना बना रहा है जिनमें भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतता है। हाँ, पहली नजर में दिखने पर तो बिल्कुल यही लगता है। जब ये खबर बाहर आई थी ना, तो पूरे खेल जगत में एक तरह का भूचाल आ गया था। सही कहा। और 2026 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में ठीक ऐसा ही होने जा रहा है। इसीलिए आज की हमारी ये चर्चा बहुत खास है। बिल्कुल। इससे सिर्फ एक टूर्नामेंट के कार्यक्रम में बदलाव की तरह नहीं देखा जा सकता। ये ना ग्लोबल स्पोर्ट्स की पूरी अर्थव्यवस्था और राजनीति में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। हाँ, और हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो 2025-26 के टॉप 50 स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की एक बहुत ही विस्तृत मास्टर क्लास है। देखिए, अक्सर लोग इन सूचियों को ना सिर्फ रटने का जरिया मान लेते हैं कि बस कौन जीता, कहाँ आयोजन हुआ और बात खत्म। हाँ, एग्जाम्स के लिए बस रट लिया। लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। हम इन बुलेट पॉइंट्स के पीछे की असली कहानी को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ सतह पर तैरेंगे तो ये 50 फैक्ट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लगेंगे, लेकिन गहराई में जाने पर एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। ये दस्तावेज असल में भारत और दुनिया के बदलते खेल परिदृश्य का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरुआत उस खेल से करते हैं जो भारत की रगों में दौड़ता है, क्रिकेट। हाँ, और यहाँ कहानी सिर्फ मैच जीतने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा दबदबा कायम करने की है जो खौफ पैदा करे। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 जीत लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 के खिताब भी भारत ने ही अपने नाम किए हैं। मतलब लगातार 3 बड़े टूर्नामेंट्स। ये कोई लकी चार्म तो नहीं हो सकता? एकदम सही। जब कोई टीम इस स्तर पर लगातार जीतती है तो इसका मतलब है कि उनके पास एक संस्थागत प्रभुत्व है, बेहतरीन टैलेंट का एक पूरा बैकअप सिस्टम तैयार है जो किसी भी वक्त मेन प्लेयर्स की जगह ले सकता है ना? हालांकि इन जीतों के बीच ना एक छोटी सी कसक भी है। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रही हैं? हाँ, WTC 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मार ली थी, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो जलवा दिखा है वो अद्भुत है। बिल्कुल। और विशेष रूप से एशिया कप 2025 तो पूरी तरह से युवा भारतीय सितारों के नाम रहा। हाँ, अभिषेक शर्मा का सबसे ज्यादा रन बनाना और कुलदीप यादव का सबसे ज्यादा विकेट लेना, ये बताता है कि भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। और न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना भी एक बहुत शानदार व्यक्तिगत अचीवमेंट रहा। लेकिन वो जो आपने भविष्य की बात कही ना, उसका सबसे बड़ा सबूत तो अंडर 19 क्रिकेट से मिलता है। हाँ, भारत ने आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 भी जीत लिया है। और मजे की बात तो ये है कि इसके लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 7.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम दिया है। रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी ज्यादा दिलचस्प कहानी ना हमारे घरेलू क्रिकेट में पक रही है। सच में, जब मैं नोट्स पढ़ रही थी तो एक खबर ने मुझे एकदम चौंका दिया था। आप पक्का रणजी ट्रॉफी के नतीजों की बात कर रही हैं? बिल्कुल। 2025-26 की रणजी ट्रॉफी जम्मू और कश्मीर ने जीत ली है। मतलब ये किसी हॉलीवुड स्पोर्ट्स ड्रामा की एकदम परफेक्ट अंडरडॉग स्टोरी जैसी है। हाँ, एक ऐसा राज्य जो दशकों से सिर्फ संघर्ष कर रहा था, वो अचानक आकर देश का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट जीत लेता है। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती है। इस पॉइंट पर हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर या विदर्भ की जीत कोई तुक्का नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐतिहासिक रूप से ना भारतीय क्रिकेट में मुंबई, दिल्ली या कर्नाटक जैसे महानगरों का ही दबदबा हुआ करता था। लेकिन अब बीसीसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंच गया है। अच्छा, मतलब उच्च स्तरीय कोचिंग और वीडियो एनालिटिक्स अब छोटे शहरों में भी हैं? बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के पास भी अब वही तकनीक है जो मुंबई के पास है। और जहां तकनीक की बात आती है, वहीं IPL 2026 की एक खबर ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। वो कैमरून ग्रीन के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाली बाट।
नहीं नहीं, वो तो आम बात है। मैं बात कर रही हूँ बीसीसीआई और जेमिनी एआई के एआई स्पॉन्सरशिप समझौते की। ओह, जेमिनी आई वाला मामला। हाँ, क्रिकेट में एआई स्पॉन्सरशिप। क्या इसका मतलब ये है कि अब मैदान पर कप्तान नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठा कोई कंप्यूटर फैसले लेगा? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखना होगा। एआई के आने का मतलब ये नहीं है कि मशीनें बल्ला पकड़ लेंगी। तो फिर इसका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है? कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? देखिए, मान लीजिए एक गेंदबाज है। अभी तक कोच वीडियो देखकर बताते थे कि उसका हाथ थोड़ा नीचे आ रहा है। जो कि नॉर्मल वीडियो एनालिसिस है। हाँ, लेकिन अब जेमिनी एआई उस गेंदबाज के रिलीज पॉइंट, हवा में नमी और बल्लेबाज के फुटवर्क के हजारों घंटों के डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करेगा। ओहो, मतलब सब कुछ लाइव डेटा के आधार पर? बिल्कुल। एआई कप्तान को बता सकता है कि अगर इस ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर फेंकी जाए तो 87% संभावना है कि बल्लेबाज स्लिप में कैच आउट होगा। बाप रे, मतलब रणनीति अब सिर्फ अंदाजे पर नहीं, सटीक प्रिडिक्टिव मॉडलिंग पर बनेगी। लेकिन क्या ये खेल की आत्मा को खत्म नहीं कर देगा? आप किस आत्मा की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है वो जो इंसानी गट फीलिंग होती है, अंतर्ज्ञान होता है, वो कहाँ जाएगा फिर? देखिए, डेटा सिर्फ एक टूल है। फैसला तो आखिर में कप्तान को ही लेना है ना। और उस गेंद को उसी सटीक जगह पर फेंकने के लिए जो प्रेशर झेलना पड़ता है वो तो इंसान ही झेलेगा। हाँ, कोई एआई आपके लिए मैदान का प्रेशर तो नहीं झेल सकता। बिल्कुल नहीं। तो एक तरफ टॉप लेवल पर एआई आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ टैलेंट ढूंढने के लिए हम वापस अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं। आप खेलो इंडिया इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, छोटे शहरों से जो ये चैंपियन निकल रहे हैं उनके पीछे यही सिस्टम काम कर रहा है। ये भारतीय खेलों के लिए एक असली गेम चेंजर है। और मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका विकेंद्रीकरण है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम 2025-26 के इवेंट्स देखें तो ये बात साफ हो जाती है। बिल्कुल, जैसे यूथ और पैरा गेम्स 2025 बिहार में हो रहे हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला इवेंट है पहली बार होने वाले ट्राइबल गेम्स, जो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं ना। एकदम सही। KITG 2026 जो छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित होंगे। इसके अलावा विंटर गेम्स 2025 जम्मू कश्मीर और लेह में हुए, जहां 2026 में भारतीय सेना ओवरऑल चैंपियन भी बनी और बीच गेम्स का चैंपियन कर्नाटक रहा। अगर हम इसके पीछे की रणनीति को समझें तो ये भारत की भौगोलिक विविधता का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। एकदम सही कहा आपने। जब हम छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में ट्राइबल गेम्स करवाते हैं तो हम सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं करवा रहे होते हैं। हम उन समुदायों को मौका दे रहे हैं जिनका जीवन ही एक तरह का कठोर शारीरिक प्रशिक्षण है। बिल्कुल। एक युवा जो जंगल में पला बड़ा है, उसकी प्राकृतिक सहन शक्ति या तीरंदाजी के कौशल को बस सही दिशा देने की जरूरत होती है। ये बहुत लॉजिकल लगता है, जो जिस माहौल में पला है उसे उसी खेल में आगे बढ़ाओ। लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की सूची देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा गया। ऐसा क्या था उस सूची में जिसने आपको इतना हैरान कर दिया? देखिए, ये खेल उत्तराखंड में आयोजित हुए। सर्विसेज ने पहला स्थान हासिल किया और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। यहाँ तक तो सब ठीक है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए: योगासन, मल्लखम, कलरीपयट्टू और राफ्टिंग। अच्छा, राफ्टिंग को लेकर आपको हैरानी हो रही है? अरे बिल्कुल होगी। मेरा मतलब है, राफ्टिंग कब से एक राष्ट्रीय खेल बन गया? ये तो एक एडवेंचर एक्टिविटी है जो लोग छुट्टियों में ऋषिकेश जाके मजे के लिए करते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी वीडियो गेम में अचानक से कोई नया स्किल ट्री अनलॉक हो गया हो। स्किल ट्री वाला उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक है। राफ्टिंग को लेकर हैरानी लाजमी है, लेकिन जरा इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझिए। कैसा अर्थशास्त्र? उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक संपदा क्या है? वहां की तेज बहने वाली नदियां। खेलो इंडिया का मॉडल यही कह रहा है कि राज्य के भूगोल को ही उसकी खेल शक्ति बना दो। लेकिन राफ्टिंग एक कॉम्पिटिटिव खेल कैसे हो सकता है? इसमें तो बस पानी के बहाव के साथ जाना होता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राफ्टिंग में जिस तरह का कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए, बाहों की जो ताकत चाहिए और टीम के बीच जो सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, वो किसी भी ओलंपिक रोइंग इवेंट से कम नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ मौज मस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं। पानी के तेज बहाव को पढ़ना और मिलीसेकंड में फैसला लेना, ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है। और आर्थिक रूप से सोचिए, उत्तराखंड में 500 करोड़ का नया स्टेडियम बनाने से अच्छा है ना कि मौजूदा नदियों का इस्तेमाल किया जाए।
ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय भूगोल को ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हाँ, और यही स्मार्ट रणनीति है। लेकिन जब हम अपने देश के अंदर इतना कुछ कर रहे हैं, तो वैश्विक मंच पर इसका क्या असर दिखेगा? क्योंकि 2026 तो ग्लोबल मेगा इवेंट्स का साल है। बिल्कुल, 2026 खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ा कैलेंडर ईयर है। जैसे 20वें एशियाई खेल 2026 में जापान के आइची नागोया में होने वाले हैं। शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलानो कोर्टिना में होंगे। और फीफा पुरुष विश्व कप 2026 में तो एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। हाँ, पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेंगी। ये विस्तार दिखाता है कि फुटबॉल अब यूरोप और दक्षिण अमेरिका से बाहर निकलकर एशिया और अफ्रीका के नए बाजारों की ओर देख रहा है। लेकिन इन्हीं ग्लोबल मेगा इवेंट्स के सेक्शन में वो सबसे बड़ा झटका छुपा है, जिसका जिक्र हमने एपिसोड, मेरा मतलब है इस चर्चा के बिल्कुल शुरुआत में किया था। आप कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रही हैं ना? हाँ, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने जा रहे हैं और उन्होंने क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और कुश्ती को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये खबर सच में बहुत बड़ी थी। मुझे तो ये सिर्फ एक फैसला नहीं लगता, ये सीधा भारत की पदक तालिका पर एक सुनियोजित हमला लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है। अरे, हॉकी और कुश्ती के बिना भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या ही मतलब रह जाएगा? क्या ये जानबूझकर हमारी बढ़ती खेल शक्ति को कुचलने की कोशिश नहीं है? देखिए, ये गुस्सा बहुत ही आम है और पहली नजर में ये एक साजिश ही लगती है। लेकिन अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर इसके पीछे की इकोनॉमी को समझें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बिना इन खेलों के तो आधी दर्शक संख्या ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, दर्शक कम होंगे, लेकिन ग्लासगो के लिए ये अस्तित्व का सवाल था। असल में ना, इन खेलों की मेजबानी पहले किसी और देश को करनी थी। अच्छा, तो फिर ग्लासगो बीच में कैसे आ गया? आर्थिक तंगी के कारण पहले वाले आयोजक ने हाथ खींच लिए। ग्लासगो ने आखिरी मौके पर यह जिम्मेदारी ली है। अब सोचिए, एक नया हॉकी टर्फ या वेलोड्रोम बनाने में करोड़ों डॉलर लगते हैं। बात तो सही है। ग्लासगो ने साफ कह दिया कि उनके पास नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बजट नहीं है। उनके पास जो मौजूदा इंडोर हॉल्स और सुविधाएं थीं, उन्होंने सिर्फ उन्हीं खेलों को शामिल किया जो वहां खेले जा सकते थे। ओह, तो मतलब ये भारत के खिलाफ साजिश कम और मेगा इवेंट्स के फेल होते आर्थिक मॉडल का सबूत ज्यादा है। एकदम सटीक, यही असली वजह है। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो भारत का क्या होगा? हमारी पूरी मेडल की उम्मीद तो इन्हीं 3-4 खेलों पे टिकी होते हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा वेकअप कॉल है। इस घटना ने भारत को एक बहुत कठोर सबक सिखाया है कि आप अपने पूरे खेल ढांचे का भार सिर्फ चंद खेलों पर नहीं डाल सकते। हाँ, वरना आयोजित देश अपने फायदे के लिए नियम बदलेंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बिल्कुल, इसका जवाब यह है कि हमें अपनी विशेषज्ञता का दायरा बढ़ाना होगा, नए खेलों में अपनी दावेदारी मजबूत करनी होगी। और शायद भारत ठीक यही कर रहा है, क्योंकि नोट्स के अगले हिस्से से साफ दिखता है कि भारत ने अपनी खेल रणनीति को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। इसे आप एक वित्तीय पोर्टफोलियो की तरह समझिए। वो कैसे? अगर शेयर बाजार के एक सेक्टर में गिरावट आती है तो एक समझदार निवेशक दूसरे सेक्टर्स में निवेश करके अपना जोखिम कम कर लेता है। भारत अब रैकेट स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में यही कर रहा है। रैकेट स्पोर्ट्स से ही शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विजेता स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहे। लेकिन भारत के लिए टेनिस से जो सबसे बड़ी खबर आई वो डेविस कप से थी। हाँ, वो मैच तो कमाल का था। बिल्कुल। डेविस कप 2026 के क्वालिफाई में भारत ने नीदरलैंड्स जैसी मजबूत यूरोपीय टीम को 3-2 से हरा दिया है। और दिल्ली ओपन 2026 तो नई दिल्ली में ही आयोजित हो रहा है। नीदरलैंड्स को हराना कोई तुक्का नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे खिलाड़ियों का फिटनेस स्तर और मानसिक मजबूती अब यूरोपियन खिलाड़ियों को सीधी टक्कर दे रही है। और बैडमिंटन में भी हमारी धमक बढ़ रही है। 19वां सुधीरमन कप 2025 चीन ने जीता जरूर है, लेकिन भारत 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। एथलेटिक्स का ग्राफ भी तो देखिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो में और 2027 बीजिंग में होगी। हाँ, लेकिन इन सब के बीच ओडिशा का भुवनेश्वर 2026 में सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर की मेजबानी करने जा रहा है। मैं सोच रही थी भुवनेश्वर अचानक से ये ग्लोबल स्पोर्ट्स हब कैसे बन गया? ये एक बहुत ही शानदार स्टेट स्पॉन्सर्ड मॉडल का नतीजा है। ओडिशा सरकार ने समझ लिया था कि सिर्फ क्रिकेट में पैसा लगाने से बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने पहले हॉकी का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और अब वे उसी विजन को एथलेटिक्स में लागू कर रहे हैं। वे सिर्फ स्टेडियम नहीं बना रहे हैं, वे एक स्पोर्ट्स कल्चर पैदा कर रहे हैं।
क्या बात है। निशानेबाजी में तो हमारा दबदबा कायम है ही। एशियन राइफल पिस्टल 2026 में भारत शीर्ष पर रहा है और 2025 वर्ल्ड कप फाइनल में दूसरे स्थान पर। लेकिन मुझे ना जिस बात ने सबसे ज्यादा उत्साहित किया वो टीम स्पोर्ट्स और हमारे स्वदेशी खेलों का ग्लोबल सफर है। अरे हाँ, ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का सबसे दिलचस्प पहलू है। FIH पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड्स करेंगे। और महिला हॉकी एशिया कप 2025 चीन ने जीता है। लेकिन इस फैक्ट पर गौर कीजिए, कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में होने जा रहा है ये तो मैं कह रहा था। और भारत पहली राष्ट्रमंडल खो-खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कर रहा है। इसे ना गहराई से समझने की जरूरत है। जब जूडो ओलंपिक में आया था तो उसने दुनिया भर में जापानी संस्कृति की एक मजबूत छवि पेश की थी। ताइक्वांडो ने दक्षिण कोरिया के लिए भी यही काम किया था। बिल्कुल। अब कबड्डी और खो-खो भारत के लिए वही कर रहे हैं। इंग्लैंड के मैदानों में कबड्डी कबड्डी की गूंज सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं है। तो क्या है? ये भारत के सांस्कृतिक निर्यात का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और इस पूरी क्रांति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी अगुवाई हमारी महिला एथलीट्स कर रही हैं। एकदम सही बात। नारी शक्ति अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय खेल जगत की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी देखें ना, तो इस वक्त भारतीय खेलों में महिलाओं का प्रदर्शन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ, उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। स्मृति मंधाना को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। और टेनिस में भी तो इतिहास रचा गया है। हाँ, वैष्णवी अडकर ने ITF महिला एकल 2026 के फाइनल में जगह बनाई। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। सोचिए, एक ग्रामीण या छोटे शहर की लड़की जब वैष्णवी को टेनिस के फाइनल में रैकेट घुमाते देखती है तो उसे विश्वास होने लगता है कि वो भी ये कर सकती है। ये सच में पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला पल होता है। फुटबॉल में भी भारत ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 जीती है। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन तो कुश्ती में रहा। ग्रीस के एथेंस में हुए अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 पदक अपने नाम किए। कुश्ती जैसे खेल में महिलाओं का 6 पदक जीतना सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं है, ये पितृसत्तात्मक सोच पर एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। अखाड़ों से निकलकर एथेंस तक पहुंचना ये साबित करता है कि लड़कियां अब सिर्फ खेलने की अनुमति नहीं मांग रही हैं, वे दुनिया जीतने के इरादे से उतर रही हैं। और जब आप इन सभी चीजों को जोड़ते हैं, चाहे वो टेनिस हो, फुटबॉल हो या कुश्ती, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या बात? वो ये कि भारत अब सिर्फ एक खेल वाला देश नहीं है, हम तेजी से एक मल्टी स्पोर्टिंग पावर हाउस में तब्दील हो रहे हैं। हम वैश्विक झटकों का सामना कर रहे हैं, तकनीक को अपना रहे हैं और अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये टॉप 50 की सूची सिर्फ साल के अंत में आने वाला कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। जी, ये दिखाता है कि 2025 और 2026 का साल 3 बड़े बदलावों का गवाह बन रहा है। पहला, खेलों में AI और आधुनिक तकनीक का गहरा प्रवेश। दूसरा, खेलो इंडिया के जरिए भौगोलिक क्षेत्रों का लोकतंत्रीकरण, जहां बस्तर के जंगल और लेह की पहाड़ियां खेल के नए केंद्र बन रहे हैं। और तीसरा, हमारे पारंपरिक और स्वदेशी खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। और इस मास्टर क्लास में जो एक बात कही गई है ना, तैयारी पूरी, अब बारी जीत की, ये सिर्फ एक नारा नहीं, नए भारत के खेल जगत का मनोविज्ञान बन गया है। एकदम सही। आज की इस चर्चा ने वाकई में कई उलझे हुए धागों को सुलझा दिया है। अब जब हम इस डीप डाइव के अंत तक पहुंच चुके हैं तो श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे राफ्टिंग, मल्लखंब और कलरी पट्टू जैसे खेल राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं और कैसे भारत खो-खो को राष्ट्रमंडल स्तर तक पहुंचा रहा है। हाँ। तो जरा एक दशक आगे की कल्पना कीजिए। क्या आज से 10 साल बाद किसी चाय की टपरी पर होने वाली चर्चाएं बदल जाएंगी? क्या बात है, बहुत ही गहरा सवाल है। क्या क्रिकेट के स्ट्राइक रेट और बड़े रिकॉर्ड्स पर होने वाली बहस के साथ साथ कोई आम खेल प्रशंसक मल्लखंब के पॉइंट सिस्टम पर भी उतनी ही शिद्दत से बहस कर रहा होगा? क्या वो दिन दूर है जब विदेशी टीमें भारत आकर हमारे कोचों से कबड्डी के दांवपेच सीख रही होंगी और हमारे स्वदेशी खेल दुनिया के नए ग्लोबल स्पोर्ट्स बन जाएंगे? सोचने वाली बात है। जुड़े रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।